हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के अंतर्गत बात की जाए तो हम अंतिम वार अंतिम प्रहार को लेकर आए हुए हैं, जो हमारे आगामी 60 दिन में आपको कंप्लीट जीएस की पूरा एक क्विक रिवीजन के साथ साथ में आपका थ्योरी भी कराना है, पीवाईक्यू कराना भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराना है। तो अभी हमने क्या किया था कि आपकी जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन वाली, उसको दिया और आपको एक प्रारूपित रूपरेखा बताई कि कैसे कैसे क्या चीजें चलती हैं और क्या हम आगामी 60 दिनों में करेंगे। फिर हमने क्या किया कि आपका पॉलिटी का सेगमेंट लिया और पॉलिटी के सेगमेंट का टारगेट क्या है कि हम इसको 4-5 दिन में कवर अप कराएंगे। अब इसको 4-5 दिन में कवर अप कराएंगे तो किस तरीके से किया जाएगा, तो वो मैंने कल की जो क्लास बताई हुई थी उसके अंतर्गत हमने हर एक चीज को मेंशन किया गया है। उसी के साथ ये भी बताया गया है जो हमारी पॉलिटी है वो किस किस तरीके से क्या क्या इसमें है और कैसे हमारा संविधान बना, क्या हमारी निर्माण प्रक्रिया रही, कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, अगर हमारा संविधान है तो संविधान को क्या क्यों संविधान बोला जाता है, क्यों राज्य व्यवस्था बोला जाता है, क्यों किस तरीके से हमारा शासन जो गवर्न के अंतर्गत आता है वो कैसे किया जाता है। तो हमने इस सब चीजों को पूरी क्लास को एक मतलब की प्रॉपर सुनियोजित तरीके से आपको बताया कि आप ये हो कि आपने एक फाउंडेशन वैल्यू इसकी क्रिएट कर ली, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उसमें कवर अप होंगे और आपके कहीं की भी छूटेंगे नहीं। और फिर रही एक बात आपके प्रश्नों को लेकर, तो जब हमारे ये थ्योरी होगी तो बीच बीच में आपके वीकेंड में, और वीकेंड नहीं तो आपके लास्ट में एक प्रॉपर तरीके से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे और पीवाईक्यू भी दिए जाएंगे। तो ये हमारी जो पहले मतलब कि जो हमने पिछले क्लास की हुई है उसके बारे में बताया। अब आते हैं हम आज की क्लास की ओर, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी राज्य एक नाम आता है आपका केरल का राज्य का केरलम नाम काफी आपको चर्चा में देखने को मिला हुआ है। तो आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपके सिलेबस को तो कवर करेंगे, पॉलिटी को तो हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हमारा पॉलिटी में क्या क्या हुआ वो तो जानेंगे, लेकिन हम इसमें करंट ओरिएंटेड चीजों को भी एड ऑन करेंगे ताकि ये रहे कि आप पढ़े तो थ्योरी पढ़े, सब चीजों का कॉन्सेप्ट पढ़े, लेकिन करंट ओरिएंटेड पढ़े। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपने एग्जाम का पैटर्न देखा होगा तो उसमें क्या आता है कि आपके जो पिछला वाला है वो तो पूछा ही जाता है, लेकिन करंट चीजों जो आपका करंट में अपडेटेड होता है उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये रहे कि हमें भी उस तरीके से एक मोटिवेशन मिले कि हम इस सीरीज को जिस जोश से मैंने शुरू किया है वो जोश हम कंटिन्यू तरीके से आपका एकदम 40 जो क्वेश्चन आपके आने हैं उसके लिए पूरा कंप्लीट कराएं और वो जोश भी मेंटेन होता रहे। चलिए, तो आज जैसे कि हमारा जो टॉपिक आता है, सबसे पहले हम राज्यों की पुनर्गठन को तो पढ़ेंगे ही। राज्यों को पुनर्गठन को पढ़ने के पहले हम एक प्रारूपित रूपरेखा देख लेते हैं कि जैसे कि हमने कल जो पढ़ा हुआ था कि कैसे भाग होते हैं, क्या अनुच्छेद होते हैं, क्या आपकी अनुसूचियां होती है, क्या क्लॉज होती है, क्या सब क्लॉज होती है, उनके बारे में जाना। ठीक है, अब आज हम जैसे कि हमारे जो आर्टिकल आते हैं उनको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पूरा जो पॉलिटी है, पॉलिटी किससे बनी हुई है, आपके 395 जो अनुच्छेद आते हैं उनसे पूरी पॉलिटी बनी है। पूरा सराउंडेड हमारा 395 अनुच्छेद के अंतर्गत ही होता है। तो अभी अगर 395 अनुच्छेद के अंतर्गत बना जाता है तो उसका कुछ ऐसा आइडिया तो होगा जो हमें याद होगा, क्योंकि अगर हमें ये चीजें याद नहीं है तो हम उनको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे कि क्योंकि क्वेश्चन भी आपके यही पूछते जाते ना कि आर्टिकल 43 में क्या है, आर्टिकल 55 में क्या है, 56 में क्या है, इस तरीके के आपके पूछे जाते हैं। जब इस तरीके के पूछे जाते हैं तो आपको उसी तरीके से ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक निकालना है ताकि आप चीजों को याद कर ले जाएं और आपकी चीजें सस्टेन तरीके से चल पाए। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 40 क्वेश्चन सही कराना है। टारगेट क्या रखा है, 40 क्वेश्चन का। 40 में से जिसमें हमने गारंटी कितनी ली है आपकी 30 क्वेश्चन की, कि 30 तो हम एनी हाउ आपके कराएंगे ही कराएंगे। बस आपको टाइम पर जुड़ना है और वीडियो को देखना है और उसको समझना है, तो उस तरीके से आपको लेकर चलना है। तो यहाँ जैसे कि हम भारतीय संविधान को जब शुरू करते हैं, किसको शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान में आपने देखा है कि कितने भाग होते हैं। पहला तो हम जब भागों की ओर चलते हैं तो भाग कितने हैं, टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपकी आ गई। तो अब 395 अनुच्छेद है तो उनको किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ जैसे कि पहला जो आता है आपका संविधान के भाग 1 में क्या होगा, संविधान का भाग 1 होगा। संविधान के भाग जो 1 आता है वो किससे संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे होगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र से
संबंधित हुआ। जब संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि जब पॉलिटी आप शुरू कर रहे हैं तो आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 5 में क्या है, या आर्टिकल 11 में क्या है, या आर्टिकल 15 में क्या है। तो यहाँ आपको ये चीजें मेंशन करना थोड़ा आसान हो जाता है कि जैसे कि आपने आर्टिकल फर्स्ट पढ़ा, आपसे राज्यों से रिलेटेड आर्टिकल पूछ लिया, तो आपके दिमाग में आया कि अरे राज्यों से रिलेटेड तो क्या है, भाग 1 में आता है। अच्छा, भाग 1 में हमारे आर्टिकल 1 से 4 तक में दिए गए हैं। जब 1 से 4 तक में दिए गए हैं तो उसी से ही संबंधित होगा, इधर उधर तो जाएगा नहीं। जैसे कि आपके भाग, जो आपका भाग 1 के अंतर्गत तो है, लेकिन भाग 3 में आपका अनुच्छेद 12 जो है वो भी आपकी राज्य की परिभाषा देता है, जिस तरीके से अनुच्छेद 1 देता है वो भी देता है। तो कुछ हो जाते हैं कि आपके सिमिलर होते हैं, तभी उनको हम पहले ही मेंशन करा देंगे, ताकि आप जब क्वेश्चन मतलब सॉल्व करें तो आपको कोई चीजों की प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ जैसे कि हमारा भाग 1 है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में क्या बताया गया है, आपके राज्यों के बारे में, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अब जब भी क्वेश्चन आया कि अच्छा संघ राज्य का उल्लेख हो रहा है, तो ये किसमें होगा, बस आपको ये हो जाएगा कि आपके ऑप्शन में, क्योंकि ज्यादातर सम्मिलित में आ गए, कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत कथन है, तो उसमें आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये चीजें एक शॉर्ट वे में समझ में आएगी। ठीक है, ये हम क्या करें, पढ़ने का तरीका जाने कि हमारी जो अभी क्लास चल रही है तो हम 395 आर्टिकल को कैसे कवर करेंगे। तो एक तो ये इस तरीके का बेसिक रखना होगा ना, फिर हम ऐसा नहीं है, फिर आपके एक एक आर्टिकल को देखेंगे, एक एक आर्टिकल से कहाँ कहाँ पे आपका क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और किस तरीके की ये इसका एक पैटर्न होता है, इसको तो हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को पूरा 395 आर्टिकल को पहले समझ लेते हैं। तो आपका क्या हुआ, अनुच्छेद 1 से 4 तक हो गया। फिर आते हैं हम सेकंड की ओर, जब चलते हैं तो सेकंड में आता है आपका नागरिकता, यानी कि भाग 2 के अंतर्गत क्या आया आपका, नागरिकता। अब भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आती है तो भाई किस अनुच्छेद में दी गई है, भाई अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। तो नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान किस में आते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 में हो गए। फिर आते हैं हम किस में, थर्ड में, मौलिक अधिकारों में। किसकी ओर बात कर रहे हैं हम, मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार किस में आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, जो अनुच्छेद कितने से कितने हैं, 12 से 35 तक में ये हमारे मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन के कई प्रारूप होते हैं। जैसे कि हमारे एक पहला प्रारूप हम देख लें कि आपका दिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपकी नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान है। पहला तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। फिर दूसरा ये आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान है, या किस भाग में मौलिक अधिकार से रिलेटेड प्रावधान है, या किस भाग में संघ से रिलेटेड प्रावधान है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का जो एक पैटर्न होता है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम किसकी ओर, भाग 4 की ओर चल रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं हम, भाग 4 की ओर। जब हम भाग 4 की ओर चलते हैं तो यहाँ जो हमारा आर्टिकल आते हैं भाग 4 में 36 से 51, आपको इसी फॉर्मेट में याद करना है। इस तरीके से जब आप याद करने को बैठे तो किस तरीके से याद करना, भाग 1, भाग 1 क्या होगा, अच्छा भाग 1 में राज्य होगा, राज्य कैसे होगा, 1 से 4 में आएगा। फिर क्या करेंगे, हम चलेंगे कहाँ पर, नागरिकता की ओर। जब हमने राज्य के बारे में देख लिया तो हम जिस देश में रह रहे हैं तो उसकी नागरिकता भी पता होना चाहिए। जब नागरिकता पता होगी तो हम किस आर्टिकल की ओर चलेंगे, भाग 2 में चलेंगे। आर्टिकल हमारे 5 से 11 होंगे। इस तरीके से हमें आपको मतलब खुद से मेमोराइज करते हुए चलना है, ताकि ये रहे कि हमें चीजें याद होती रहे, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हमें याद हो और याद के साथ हमारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, भाग 4 हो गया, आर्टिकल 36 से 51 तक हो गया। फिर आते हैं हम आगे की ओर, मूल कर्तव्य की ओर, यानी कि भाग के 4 का की ओर। 4 का में यानी कि मूल कर्तव्य की ओर चल रहे हैं, जो कि आपका आर्टिकल कौन सा होगा, 51 का होगा। 51 का में जहां पर ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा जाता है और साथ ही साथ इसमें एक आर्टिकल आपका लास्ट में जोड़ा जाता है। तो ये आपका 51A से K तक होते हैं। तो टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। तो अभी हम जब आगे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्यों को भी जानेंगे, साथ ही साथ में ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हम एक ओवरऑल क्विक रिवीजन कर रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट में भाग 5 की ओर। किसकी ओर चला जा रहा है, भाग 5 की ओर। जब हम भाग 5 की ओर जाते हैं तो यहाँ 52 से 51 में है। तो अब भाग 5 है, जैसे आपका भाग 5 जो दे दिया तो 52 से 51 में है। तो यहाँ जैसे कि हम मेंशन करें, हाँ भाग 5 दे दिया, तो भाग 5 में जिस तरीके से ये केंद्र में
केंद्र के अंतर्गत है। उसी तरीके से हमारा भाग 6 जो आता है वो आता है आपका किसके अंतर्गत, वो आपके राज्य के अंतर्गत है। ये आता है आपका केंद्रीय शासन में, तो ये आता है आपका राज्य के शासन में। तो ये भाग 5 और 6 हो गया। तो यहाँ केंद्र में आपका आर्टिकल 52 से 151 तक होता है, और आपका यहाँ पर 152 से 233 में आपके राज्यों में होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा भाग 5 और भाग 6, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाग 5 में क्या है, भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में आपका केंद्र आएगा, और भाग जो आपका 6 है, 6 में आपका जो आएगा वो राज्य आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीजें हमारी देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर चलते हैं, पहली अनुसूची के भाग खा के साथ निश्चित को लेकर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहली अनुसूची के भाग खा को निश्चित को लेकर, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, ये 238 आर्टिकल के तहत इसे निश्चित कर दिया जाता है। निश्चित मतलब कि हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आते हैं हम भाग 8 की ओर। तो भाग 8 जो है वो क्या बता रहा है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 की ओर चल रहा है। तो हमने क्या क्या जाना, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 36 एंड भाग 4 में 36 से 51, और 4A में 51A से K तक, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य। फिर आते हैं हम भाग 5 की ओर, जहां पर संघ, तो भाग 6 में आपका संघ राज्य। फिर आपका भाग 7 जो होते वो निश्चित हो जाता है, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये प्रारूपित रूपरेखा चली। तो इसके साथ ही हमें ये आर्टिकल प्राप्त हो गया कि यहां से यहां तक का जो क्राइटेरिया आर्टिकल का है वो इसके अंतर्गत आया। फिर आते हैं हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट में संविधान के 9वें भाग की ओर। किसकी ओर चल रहे हैं हम, 9वें भाग की ओर। जब हम 9वें भाग की ओर चलते हैं तो इसके अंतर्गत आपका दिया जाता है आपकी पंचायतें। भाग 9 में क्या दी गई है, पंचायतों का प्रावधान दिया गया है। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। तो पंचायतें जो दी गई हैं वो आपके अनुच्छेद कितने से कितने में है, 243 से 243 एड़ा तक में आपकी पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। फिर आता है आपका क्या होता है, भाग 9 का होता है। क्या आता है, 9 का होगा, 9 होगा, 9 का आएगा, 9 खा आएगा। ये आपको एक ही सीक्वेंस याद रखना है। और सभी में क्या है, आपका आर्टिकल जो मेजर है वो 243 ही है। क्या होगा, मेजर जो आर्टिकल आएगा वो आपका 243 ही होगा। मेजर में 243 ही होगा, लेकिन इसके क्या होंगे आपके 243 से 243 एड़ा, 243 एड़ा से 243 ताठा, या फिर या छा, फिर बाद में आपका 243 या जा से 243 या ना, जो 9 खा के अंतर्गत सहकारी समितियां आती है। तो इस तरीके से 9 का जो होता है वो नगर पालिका से संबंधित हो गया, ठीक है। और नगर पालिका के बाद हमारी जो आती है सहकारी समितियां, जिसमें 9 खा संबंधित हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा 9 का, 9 खा और 9 के अंतर्गत ये पूरी चीजें हो गई। और जो किसके आर्टिकल में है, 243 के अंतर्गत ही है। उसी के अंतर्गत आपका का से एड़ा, एड़ा से या जा, मतलब कि इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और ज्यादातर आपके ये पूछा जाता है जैसे कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड प्रावधान किसमें है, ग्राम सभा किसके अंतर्गत गठित होती है। तो इस तरीके के, या फिर ग्राम सभा की जो पंचायत का जो चुनाव होता है कब होता है और किसके द्वारा किया जाता है, राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे तो इन सब चीजों पर भी फोकस करेंगे। फिर आते हैं आगे की ओर, अनुच्छेद मतलब कि भारतीय संविधान के भाग 10 की ओर। कौन सी ओर चल रहे हैं, भाग 10 की ओर चल रहे हैं। तो भाग 10 जो आता है वह किससे रिलेटेड है, भाग 10 में जो प्रावधान दिए गए हैं वह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। कैसे हो गए, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड ये प्रावधान आपके दे दिए गए। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से प्रावधान दे देते हैं तो वो अनुच्छेद कौन से कौन तक में आए, वो अनुच्छेद 244 से 244 का तक में ये प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 244 और 244 का जो क्या होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हुआ। फिर चलते हम आगे की ओर, तो देखते हैं आपके नेक्स्ट आर्टिकल को, जिसमें आता है आपका अनुच्छेद 245 से 263। तो 245 से 263 किस में आएंगे, अनुच्छेद भाग आपके 11 में। भाग कौन सा होगा, 11। भाग 11 में आपका आर्टिकल 245 से 263
263 का तक आएगा। 245 से 263 में आपके जो आएंगे भाग 11 में संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध दिए जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो प्रावधान आपके भाग 8 में है, तो आपके भाग 11 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में संबंधों को लेकर बताया गया है। फिर आते हैं हम यहाँ पर भाग 12 की ओर। तो भाग 12 जो है वो हमारा किससे संबंधित है, वो आता है वित्त, संपत्ति और संविदाएं एवं वाद से रिलेटेड है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। और जो आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो अनुच्छेद जो आएगा वो आपका 264 से 300 का तक में ये आर्टिकल से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपके संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध आते हैं उनसे रिलेटेड ये प्रावधान को दिखा दिया। फिर आते हैं भाग 13 की ओर। तो भाग 13 क्या है, भाग 13 में क्या दिया गया है, यहाँ पर भारत के भीतर जो भी वित्त होता है, जो व्यापार होता है, जो व्यापार क्षेत्र होता है, उनसे रिलेटेड प्रावधान जो होते हैं वो आपके अनुच्छेद 301 से 307 में दिए गए हैं। तो इस तरीके के जो प्रावधान आगे आपके इसके अंतर्गत हैं। और 300 का में जो आपका क्या होता है, एक संपत्ति का अधिकार भी आता है। जो पहले क्या हुआ करता था, वो एक आपका मौलिक अधिकार होता था, लेकिन उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको रिप्लेस करके 300 का के अंतर्गत लाया गया और उसे क्या किया गया, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर फिर आते हैं हम 14 के अंतर्गत संघ राज्यों के अधीन सेवाओं के अंतर्गत किसकी ओर चल रहे हैं, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। जब हमारी संघ राज्य के अधीन सेवाएं चलती हैं तो ये अनुच्छेद 308 से 323 तक में ये प्रावधानों को उल्लेखित करती हैं। तो आपका जैसे कि जो संघ लोक सेवा आयोग, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जीआईसी का पेपर हो रहा है, जीडीसी का जो भी आपके पेपर हो रहे हैं, जो आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जा रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद कौन से होंगे आपके, इन्हीं के अंतर्गत ही आपके आर्टिकल को उल्लेखित किया जाएगा। तो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से मेंशन करेंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पर आपके 14 का में। 14 का जो होता है वो किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है, यानी कि ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ट्रिब्यूनल से जो संबंधित होता है तो यहाँ पर 323 का होगा और 323 खा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो 14 का में क्या आएगा, 323 का और 323 खा होगा। फिर आते हैं हम इसके निर्वाचन को लेकर। तो निर्वाचन को लेकर देखा जाए तो ये 324 से 329 में आपके निर्वाचन से रिलेटेड प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। तो जो भी निर्वाचन है उनसे रिलेटेड प्रावधान जो आते हैं वो आपके 324 में हो गए। फिर आते हैं हमारे भाग 16 की ओर। तो भाग 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों के, किसमें, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात करता है, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में हुए, वो आर्टिकल 330 से 342 में हुए। तो फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपकी पंचायतें भाग 9 में, 9 का में नगर पालिकाएं, 9 खा में सहकारी समितियां, तो आपके भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 244 से 244 का में आया। फिर आता है आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं जो आएगी आपकी 264 से 300 का में। संघ राज्य क्षेत्र जो आते हैं 11 में। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के बीच व्यापार जो आएंगे वो 13 में। 14 में संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं आएंगी। 14 का में अधिकरण होगा। 15 में निर्वाचन होगा। तो 16 में क्या आएगा, आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध होगा। तो ये क्या हो गया आपके 9 से 16 तक में हो गए। फिर चलते हम थोड़ा आगे की ओर। तो थोड़ा आगे की ओर चला जाए तो यहाँ आती हैं आपकी 17 में राजभाषाएं। टोटल कितने भाग हैं, कमेंट्स भी करते जाइएगा साथ में, भाग कितने आते हैं आपके, टोटल 17 होते हैं, 22 भाग होते हैं। तो यहाँ पर 17वां जो भाग आता है वो किससे संबंधित हुआ, राजभाषाओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित हुआ, राजभाषा से। राजभाषा में कौन सा आर्टिकल आएगा, 343 से 351 तक में ये आपके राजभाषा से रिलेटेड प्रावधान है। फिर चलते हम आपात उपबंध की ओर। किसकी ओर जा रहे हैं, आपात उपबंध में। यहाँ पर आपात उपबंध से रिलेटेड कौन से होंगे, 352 से 360 होंगे। अब भारत में जो आपात है वो किस तरीके से है, 3 तरीके के आपातकालीन प्रावधान है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड प्रावधान, जो किस आर्टिकल के अंतर्गत आया, 352 के अंतर्गत। फिर आते हैं हम राष्ट्रपति शासन की ओर। जब राष्ट्रपति शासन की ओर चलते हैं तो वो आता है आपका अनुच्छेद 356 की ओर आएगा। फिर आते हैं हम जब आगे की ओर वित्तीय आपातकाल की ओर। किसकी चल रहे हैं, वित्तीय आपातकाल की ओर। जब हम वित्तीय आपातकाल की ओर चलते हैं तो वो आता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। तो इसी तरीके से जो आपातकालीन प्रावधान है वो आपका इस तरीके से डिवाइड होता है और 352 से 360 में विभिन्न तरीके के आपातकालीन प्रावधानों को दिया गया। फिर आते हैं हम आगे की ओर, प्रकीर्ण दिया गया है जो कि अनुच्छेद 361 से 367 में है। उसके बाद संविधान संशोधन दिए गए हैं जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रावधान को संदर्भित करता है। फिर आता है
आपका भाग 21 जो अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध से रिलेटेड है, जो 369 से 392 तक के आर्टिकल को संदर्भित करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका आर्टिकल मतलब कि भाग 21 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 369 से 392 तक हुआ। अब आते हैं हम भाग 22 की ओर। तो कहाँ चल रहे हैं? भाग 22 में। तो भाग 22 में क्या होता है आपका अनुच्छेद 393 से 395, जहां पर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पराधिकृत पाठ, निरसन से रिलेटेड हुआ। तो क्या हो गया, हमारे पूरे 22 भाग हो गए। 22 भाग के अंतर्गत जो हमारे 395 आर्टिकल आते हैं उनका एक हमने ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, समझ में तो आई होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा चीजें आपको याद करनी है। ये एक आपका शॉर्ट वे हो गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले राज्यों के गठन की ओर, कि किस तरीके से अगर ये राज्य बनते हैं तो उनका गठन होता है। जैसे कि राज्यों के गठन की ओर हम देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए तो राज्यों के गठन का प्रारूप देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय। अब भारत को स्वतंत्रता कब मिलती है? 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलती है। कब मिलती है? 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो उस टाइम पर स्वतंत्रता के समय भारत में क्या होता है, जो मतलब कि जो प्रांत होते हैं तो कुछ ब्रिटिश प्रांत होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ब्रिटिश प्रांत होते हैं और कुछ जो आती हैं वो देसी रियासतें होती हैं। क्या होती हैं? देसी रियासतें होती हैं। कुछ ब्रिटिश प्रांत हो गए तो कुछ देसी रियासतें हो गई। और यहाँ पर जो टोटल रियासतें होती हैं वो कितनी आती हैं? टोटल 565 रियासतें भारत में रहती हैं। 565 देसी रियासतें रहती हैं। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर जब हमारा भारत देश आजाद होता है उस टाइम पर भारत में किसी भी तरीके के राज्यों के पुनर्गठन के मामलों के संदर्भ में कोई भी प्रावधान नहीं थे, ना भाषा के आधार पर ना ही किसी भी आधार पर। उस टाइम पर नहीं थी। उस टाइम पर क्या था? ब्रिटिश प्रांत था, देसी रियासतें थी जो आपकी 565 हुआ करती थी। फिर हमारी प्रक्रिया क्या होती है? धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा 1953 में एक आपका आंदोलन होता है, फजल अली आयोग आता है, फिर 1956 में आता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो ये प्रक्रिया तो सीक्वेंस वाइज चलती है। लेकिन क्या होता है इसके बाद? देसी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। ये तो हमने अब आपको बात का बता दिया। लेकिन जब हमारा ये स्वतंत्र हो गया तो क्या होती है कि कुछ रियासतें जो हैं वह ब्रिटिश प्रांत की आपकी इसमें भारत में शामिल हो जाती हैं। लेकिन 3 देसी रियासतें होती हैं जो शामिल नहीं होती है। जब 3 देसी रियासतें शामिल नहीं होती हैं तो उस टाइम पर संधि, विलय और अधिकरण के माध्यम से इन रियासतों का एकीकरण होता है। किसके माध्यम से होता है? संधि, किसी से संधि की जाती है, किसी का एकीकरण किया जाता है और किसी का उसमें विलय किया जाता है। तो ये 3 रियासत कौन कौन सी होती है और किसके द्वारा कौन सी चीजों का मतलब इसमें एड ऑन किया जाता है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो इनमें भूमिका निभाने वाले जो होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं। क्योंकि आपका ये पूछा जाता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई। जो इस कब का टेन्योर है? 1947 से 1950 का टेन्योर है। और राज्य पुनर्गठन वाली जो चीजें हैं उस टाइम पर व्याप्त नहीं थी। ये कब व्याप्त होती है? आपके 1953-56 में। लेकिन जब 1947-50 में क्या होता है, जो हमारी 3 रियासतें बनती हैं उनको एड ऑन करने की प्रक्रिया चलती है, जो संधि आपका संधि के साथ अधिकरण और विलय के माध्यम से, जब तीनों के माध्यम से होता है तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले होते हैं वो कौन आते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। और इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष और एकीकरण का शिल्पकार भी कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन का एक प्रारूप होता है, जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, या भारत का शिल्पकार यानी कि एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है, या इसकी संज्ञा किसे दी गई है। तो वो इस तरीके से होता है। तो वो कौन आएंगे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो जान लिया, लेकिन साथ में हमने ये चीजें भी आपकी और थोड़ा एक्स्ट्रा में जान ली। अब यहाँ पर जैसे कि शिल्पकार के इस तरीके के क्वेश्चन आता है कि शिल्पकार कौन थे, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको देखते हुए चलना है। अब आते हैं कि संविधान लागू होने के समय राज्यों का वर्गीकरण। जैसे कि संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम पर जो राज्यों का वर्गीकरण था, अब ऐसा तो नहीं था कि आपकी एक जैसे था। तो यहाँ पर संविधान जब लागू हुआ आपका 1947 में, तो आपका भारत देश आजाद होता है। उस टाइम पर वो प्रक्रिया रहती है। फिर 1950 में जब संविधान लागू होगा, संविधान कब लागू होता है? 1950 में। जब 1950 में आता है तो इसे 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। किस तरीके से डिवाइड किया गया? इसे 4 तरीके से डिवाइड किया गया। जहां पर पार्ट फर्स्ट दिया गया
पार्ट ए, पार्ट सेकंड हुआ, पार्ट आपका 3 हो गया और पार्ट आपका 4 हो गया। तो यहाँ इस तरीके से ये चीजें डिवाइडेड थी। पार्ट फर्स्ट में जो आते हैं वो कौन से आते हैं, पूर्व ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे, यानी कि पूर्व ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत इसमें आते थे। फिर दूसरे क्या होते थे आपकी, इसमें देसी रियासतें होती थी। क्या आती थी, देसी रियासतें आती थी। फिर इसके बाद जो थर्ड आती थी वो आती है छोटे राज्य या आपके केंद्र नियंत्रित क्षेत्र होता था। क्या होता था, छोटे राज्य या केंद्र नियंत्रित क्षेत्रों को हमें देखने को मिलता था। और यहाँ पर आपका जो फोर्थ पार्ट के अंतर्गत आता था आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप होता था। तो इस तरीके से ये चीजें हमें राज्यों के पुनर्गठन में, जब हमारा देश में मतलब कि संविधान लागू होता है, जब संविधान के लागू होता है तो उस टाइम पर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और भारत में 4 तरीके से इनको डिवाइड करके देखते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन होता है। अब भाषाई आधार पर होता है तो उसकी भी डेट होगी। तो जब भाषाई आधार पर होता है तो इस टाइम पर क्या इसकी मांग उठती है, मांग में क्या क्या चीजें होती हैं कि प्रशासन में भाषा संबंधी समस्याएं होना। क्योंकि अगर कोई एक्ट आता है, अगर कोई अधिनियम होता है या कोई संशोधन आता है तो उसके पीछे एक मांग होती है, एक मुद्दा चल रहा होता है कि आखिर इसकी डिमांड क्या है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को, जैसे कि नॉर्मल आप अगर किसी से अपनी बात मनवाना चाहें तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके सामने फैक्चुअल डेटा रखेंगे कि यार हमारा ये चीजें काम नहीं हो पा रही। जैसे कि आप स्टडी करते हैं, तो कहेंगे कि हमारा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। अब मन नहीं लग रहा है तो उसके पीछे वजह तो होगी कि क्या क्या रीजन होगी कि इस वजह इसके कारण वजह मतलब कि मन नहीं लग रहा है। उसी तरीके से अगर आपको अपनी चीजों की डिमांड करने के लिए आपको उसके पीछे कारण बताना होता है, उसी तरीके से जब आप किसी देश में, अब तो ये तो देश की बात हो गई और वो भी एक ड्रास्टिक चेंज की बात हो गई जो कि अभी तक हुई नहीं है, तो उसके लिए आपको ऐसा डेटा तो रखना होगा या फिर ऐसी मांग तो होनी होगी जो आपके लिए क्या कराए, एक तरीके से इस तरीके से डाले कि वो आपके मतलब कि सकारात्मक पहलू को भी देखे, नकारात्मक पहलू को देखे और उसमें ज्यादा से ज्यादा जनता का हित निश्चित हो। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो अब ये बात आई जब भाषा के आधार पर गठन को लेकर, तो उस टाइम पर आपके प्रशासन में भाषा संबंधी समस्याएं देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि आपका देखा होगा कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है और यह विविधताओं के होने के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न तरीके की भाषाएं हैं, विभिन्न तरीके की रहन सहन है। यानी कि आप देखेंगे कि हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में अलग अलग की भाषा बोली जाती है, अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग खान पान होता है। फिर भी हमारे भारत में क्या है, भारत में विविधताओं का देश है और भारत सभी से मतलब कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मिलकर प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, जो विविधताओं के बावजूद होने के साथ भी एक साथ रहता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि कुछ राज्य जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, एक एग्जांपल, चलो भाषा के आधार पर हम स्किप कर दें, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की ओर चले तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपका पहले क्या होता था, आपका एक संयुक्त प्रांत के तौर पर था। फिर आपका 1950 में उत्तर प्रदेश नाम रख दिया, तो उस टाइम पर आपका उत्तराखंड भी इसमें एड ऑन था। उत्तराखंड नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद आपके 2000 में उत्तर प्रदेश से आपका क्या बना दिया गया, एक अलग राज्य उत्तराखंड को बना दिया गया। तो अब वहां पर क्या रीजन बोला गया कि यहाँ के जो आपके जैसे कि 83 पूरे उस टाइम पर वहां पर जिले होते थे उत्तर प्रदेश में, तो 83 जिले होने के साथ इसमें से 70 जिले थे वो यूपी में आ गए और आपके 13 राज्यों को काटकर इसमें उत्तराखंड में कर दिया। अब 13 राज्यों को जो काटकर उत्तराखंड में कर दिया गया, तो उसमें 13 राज्य कौन थे, उनकी क्या खासियत थी, वहां क्या था, वो पर्वतीय क्षेत्र थे। पर्वतीय क्षेत्र थे तो उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से फोकस किया जाए। क्योंकि अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना है या फिर राज्य का जो गठन होता है वो क्या है कि अगर पूरी चीजें मतलब कि एक साथ है तो उनका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। जब उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए, भाषा के आधार पर हो, जाति मतलब कि लोकेशन के क्षेत्रफल के हिसाब से कि यहाँ इस तरीके की पहुंच नहीं है, यहाँ पर है। क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो सभी चीजों को लेकर होंगी। लेकिन अगर आप उस चीज को उस तरीके से अलग कर देंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग होता है, उस टाइम पर यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड, तो यहाँ क्या है आपके जनजाति वाले प्रदेश हैं, जैसे कि
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, वो जंगली वाला इलाका है। उस टाइम पर जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का वो चीजें देखी होंगी, तो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी चीजें चेंजेस है। अगर कोई स्टेट अलग हो जा रहा है तो वो अलग होने के साथ क्या होगा कि उसका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ जैसे कि सबसे पहले ये तो हमने बात की बात देख ली कि बात का स्टोरी हो गया इस तरीके से, लेकिन इसी तरीके से जब हम क्षेत्र के हिसाब से देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले भाषा के आधार पर उठता है। तो भाषा जैसे कि वहां उस टाइम पर दूसरी जगह पे दूसरी भाषा बोली जाती है, वहां पर दूसरी भाषा बोली जाती थी। तो इस भाषा के आधार पर इन्होंने क्या उठाई कि जनता में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग शुरू हो गई और कई भाषाई आंदोलन शुरू होने लगे। जैसे कि आपने साउथ में देखे होंगे कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके की भाषाएं बोली जाती है। नॉर्थ इंडिया में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, सभी जगह विभिन्न जाति मतलब कि विभिन्न मतलब की भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न तरीके की भाषाएं बोली जाती है। तो उसी तरीके से उस टाइम पर आपकी भाषाई आधार पर मांग उठने लगी। जब ये मांग उठती है तो यहाँ पर पहला भाषाई राज्य 1953 में देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है आपका 1953 में? पहला भाषाई राज्य जो आता है वो आपका आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई राज्य बनाया जाता है। फिर आपका इसको किससे अलग किया जाता है? अब भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया तो इसे किससे अलग किया गया? तो अलग किया आपका मद्रास से, इसको अलग किया गया। और ये जो हमारे इसको मतलब कि इस आंदोलन में, ये आंदोलन जो होता है इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो होते हैं पोट्टी श्री रामुलु। और पोट्टी श्री रामुलु जो आते हैं उनके द्वारा 56 दिन की भूख हड़ताल रखी जाती है और उसी दौरान क्या होता है, इनका ये मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और उस टाइम पर ये एक मतलब कि एक अलग ही अवधारणा के तौर पर प्रस्तुत हुआ और उसी टाइम पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। किस राज्य से हटाकर? मद्रास राज्य से हटाकर। तो इस तरीके से सर्वप्रथम जो भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला राज्य आता है वो आपका आंध्र प्रदेश होगा। ये फिर इसके बाद क्या होता है, आपका एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। जब ये प्रक्रिया चलती है तो उसके बाद पुनर्गठन के लेकर एक आयोग बनता है 1953 में। अब 1953 में जब एक आयोग बनता है तो अगर कोई आयोग बनेगा तो उसमें सदस्य होंगे, तो कुछ अध्यक्ष आएंगे, कुछ आपके सदस्य होंगे। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष आते हैं वो कौन आते हैं? आपके फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन आते हैं? आपके फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और आपके के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अध्यक्ष और सदस्य को लेकर है। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं तो ये आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये, इसके अध्यक्ष कौन रहे और अध्यक्ष के साथ साथ कौन कौन सदस्य थे, यानी कि टोटल कितने मेंबर थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर चलते हम आगे की ओर, तो देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आता है। क्या आता है आपका? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आता है तो हमने स्टार्टिंग में जब हमारा भारत में संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर हमारे भारत में पार्ट जो था, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और आपका थर्ड एंड फोर्थ के अंतर्गत जो डिवाइड था, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ था। तो ये इस मतलब पहले क्या थे, ये गठित थे, मतलब कि इसके पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंतर्गत थे। जैसे कि अभी हम 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं तो उस टाइम पर ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। उस टाइम पर आपके पार्ट 1, 2 और 3, 4 के अंतर्गत दिए गए थे। तो यहाँ पर आपकी जैसे कि 1956 के अंतर्गत ये था, लेकिन 1956 में जब ये इनको समाप्त कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं। जब ये समाप्त हो जाते हैं तो ये आपके टोटल फिर बाद में उस टाइम पर 14 राज्य और 14 राज्य के साथ आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। और वर्तमान में कितने हैं आपके? 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके चीजों को लेकर हो गया। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। अब हमने ये प्रक्रिया तो जान ली कि इस तरीके से हुआ, ये हुआ, लेकिन क्या होता है कि आपका ये पूछा जाता है कि किस राज्य का कब गठन हुआ, किस राज्य का कब गठन हुआ। तो किस राज्य का कब गठन हुआ तो उसको लेकर देखा जाए तो हम चलते हैं सबसे पहले किसकी ओर, हम चलते हैं आपके द्विभाषी राज्यों के विभाजन की ओर। क्योंकि अभी हमने जो राज्य भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, आपके आंध्र प्रदेश का हुआ, लेकिन द्विभाषा के आधार पर किसका गठन होता है,
उसमें आते हैं आपके महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि बॉम्बे राज्य को विभाजित करके बनाए जाते हैं। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए जाते हैं। और इसमें क्या मतभेद देखने को मिलता है, क्या इसके पीछे वजह होती है, भाषाई मतभेद इसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका द्विभाषा के आधार पर। फिर क्या होता है आपका पंजाब पुनर्गठन को लेकर। पंजाब पुनर्गठन कब होता है, 1966 में होता है। और यहाँ पर पंजाब का जो विलय होता है उस दौरान आपका पंजाब और हरियाणा को बनाया जाता है और चंडीगढ़ को इसका केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारी प्रक्रिया चली, तो इसके अंतर्गत हमें ये प्रावधान देखने को मिले। तो ये गठित हो गया। फिर आते हम जब आगे की ओर, तो देखते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के गठन को लेकर। किसकी ओर चल रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य की ओर। आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा कि आपके नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, तो पहले कुछ और नाम थे, फिर बाद में कुछ और चेंज हुए, तो इनके गठन के नाम मतलब कि ईयर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका नागालैंड कौन सा आता है, नागालैंड। नागालैंड का गठन कब होता है, 1963 में होता है। उसके बाद आप 1972 की ओर जब चलते हैं, तो यहाँ पर 1972 में 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य होते हैं, आपका मणिपुर होता है, त्रिपुरा आता है, और त्रिपुरा के साथ आपका मेघालय हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें 3 राज्य इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं 1987 की ओर। किस ओर चल रहे हैं, 1987 की ओर, जहां पर कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका मिजोरम आएगा। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपके 1987 में आ गए। तो ये 3 राज्य आपके मतलब कि 1963, 1972, 1987। 1963 में जो आया वो आपका नागालैंड आ गया। 1972 में जो आया वो आपका मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय हो गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे आपके पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो हो गए। क्योंकि हम अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो वो चीजें हमें याद होगी। अगर हम एक चार्ट लिस्ट बना लेंगे कि ना 1963 में हुआ, 1956 में हुआ, 72 में, 87 में हुआ, तो ऐसे याद नहीं होता है। हमने क्या कर दिया, भाषाई आधार पर कर दिया, द्विभाषाई आधार पर कर दिया। पंजाब की ओर चले तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ देख लिया। फिर हम नॉर्थ ईस्ट की ओर चले तो हमारा नागालैंड आ गया, फिर आपका त्रिपुरा आ गया, मणिपुर आ गया, मेघालय आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया और मिजोरम आ गया। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। फिर आते हैं हम आगे की ओर, वर्ष 2000 की ओर। जब हम 2000 की ओर चलते हैं तो नए राज्यों के गठन के अंतर्गत 3 राज्य गठित होते हैं। कौन से राज्य होते हैं 3 राज्यों के गठन में, आपका एक आता है आपका छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होता है। फिर आता है उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तराखंड से, बिहार जो होता है वो झारखंड से। तो इस तरीके से हमारे 3 राज्य वर्ष 2000 में गठित होते हैं। फिर आगे की ओर चला जाए तो यहाँ पर आता है हमारा तेलंगाना। किसकी ओर चल रहे हैं हम, तेलंगाना की ओर। जब तेलंगाना की ओर चलते हैं तो तेलंगाना क्या होता है कि आपका 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन होता है, जो आपके आंध्र प्रदेश से गठित होता है। सर्वप्रथम जो आंध्र प्रदेश बनता है, जब आपका 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है, वो किससे अलग होके बनता है, वो आपका मद्रास से अलग होके बनता है 1953 में। फिर 1953 के बाद जो आपका 2014 में तेलंगाना बनता है, वो आपका किससे अलग होके बन रहा है, आंध्र प्रदेश से अलग होके बन रहा है 2014 में। अब 2014 में बनता है तो उस टाइम पर ये देश का 29वीं राज्य हो जाता है, यानी कि 29वां राज्य इसके अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रक्रिया हमारी चली। फिर आते हैं हमारे 2019 की ओर। 2019 में एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है। कौन सा, 2019 में हमें कई सारी चीजें चेंजेस होने को देखती हैं कि हम अनुच्छेद 370 को पढ़ते हैं शुरू से कि ये स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत आता है। कौन सा, अनुच्छेद 370 को हम स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत शुरू से पढ़ते आ रहे थे। जैसे कि आपका 1950 से जिस तरीके की प्रक्रिया चली वो हमने देखा। तो यहाँ पर आपके जो आती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था वो आपका खत्म होता है। 2019 में जम्मू कश्मीर के दर्जे को खत्म किया जाता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। और 370 जो अनुच्छेद होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा 2019 में होता है। 2019 में होने के साथ फिर हाँ, इसी में थोड़ा और आगे देख लेते हैं। 2019 में ये चीज होती है, साथ ही साथ में इसमें क्या होता है आपका, एक आता है आपका जैसे कि दादरा एवं नागर हवेली। कौन सा होगा, दादरा एवं नागर हवेली, दादर एवं
नागर हवेली और दमन एवं दीव। कौन? दमन एवं दीव। दोनों को जैसे कि पहले क्या होते हैं, ये आपके दोनों अलग होते हैं, लेकिन बाद में इनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अभी आपका 2026 की ओर चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं हम? 2026 की ओर। तो 2026 में ये लेटेस्ट में आपका केरल राज्य का नाम केरलम कर दिया जाता है, वो आपका अभी लेटेस्ट में ही है। तो इसके बारे में अभी हम विस्तृत में पढ़ेंगे, थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारी देसी रियासतें हैं उनके नामों के बारे में जान लेते हैं, आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं, फिर हम चलते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारी जो 3 रियासतों का हमने उल्लेख किया गया था, उन रियासतों को लेकर चलते हैं कि कौन कौन सी हमारी रियासत थी। इन्हें क्या कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी, और लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी तो इस दौरान इनके द्वारा विभिन्न रियासतें आती हैं। जैसे कि आपकी इन रियासतों में सरदार पटेल जी के द्वारा जो पहली रियासत आती है जूनागढ़ रियासत, जो जूनागढ़ रियासत होती है वो जनमत संग्रह के आधार पर बनाई जाती है। किसके आधार पर बनती है? जूनागढ़ रियासत को किस पर? जनमत संग्रह के आधार पर इसे विलय किया जाता है। जनमत संग्रह के आधार पर आपकी जूनागढ़ हुई। फिर आती है आपकी हैदराबाद। हैदराबाद को किस आधार पर? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। इसके द्वारा हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के आधार पर इसे एड ऑन किया जाता है, मतलब कि भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद आती है कश्मीर को। कश्मीर रियासत जो आती है उसे कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, मतलब कि विलय पत्र के माध्यम से इसे शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारी रियासतों को लेकर हो गया। और यहाँ पर देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में बीपी मेनन जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो थे ही, साथ में बीपी मेनन जी भी थे, जिनके द्वारा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये देशी रियासतों के भारत में विलय को लेकर हो गया। अब कहाँ चल रहे हैं हम चल रहे हैं अब भारतीय संविधान के भाग 1 की ओर। हाँ, भारतीय संविधान का जैसे कि हमने शुरुआत की थी भारतीय संविधान के भाग 1 की ओर। जब हम भाग 1 की ओर चलते हैं तो इसमें अनुच्छेद जो आते हैं वो अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अनुच्छेद जब 1 से 4 तक आते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत संघ राज्यों का भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और वर्तमान में 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जहां पर अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या बोल रहे हैं? भारत अर्थात इंडिया, भारत भी बोला जाता है, इंडिया भी बोला जाता है, और दोनों को क्या किया गया है? आपके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। किसके बारे में बता रहे हैं? राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ होगा तो कैसे राज्यों का संघ होगा ये पता होना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं कि मतलब कि क्या इसकी पहले मतलब कि रीजन क्या होता है। जैसे कि आपकी भारतीय संविधान की अनुसूची 1, जैसे हम चलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची पहली में, आपने जैसे कि कल अनुसूचियां पढ़ी ना, कि 12 अनुसूचियों के बारे में कल पढ़ा हुआ था। तो अनुसूची 1 क्या है कि आपके राज्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो राज्यों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, तो अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? ये एक तो अनुसूची 1 में राज्य और उसके उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 आता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत क्या है? जैसे कि हम इसमें देख लें कि भारत ये है, और यहाँ क्या है? छोटे छोटे विभिन्न तरीके के राज्य हैं, और इनको मिलाकर हमारा संघ बना हुआ है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, कि इसी के अंदर ही आपके पूरे राज्य आते हैं भारत के अंतर्गत। फिर आते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे कि आपका अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें अगर किसी और को एड ऑन किया जाए तो ऐसा नहीं कि एड ऑन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि सिक्किम जो था वो पहले भारत में शामिल नहीं था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है
उस दौरान आपका 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सिक्किम को भारत में शामिल किया जाता है और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। उसी तरीके से देखा जाए तो अगर इसमें किसी क्षेत्र को एड ऑन करना है या किसी राज्य क्षेत्र में आएगा तो वो इसी के अंतर्गत ही एड ऑन होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 1 हो गया। आप चलते हैं अनुच्छेद 2 की ओर। जब हम अनुच्छेद 2 की ओर चलते हैं तो 2 की ओर क्या होता है कि 2 में कहा गया है कि यह भारत को संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों की प्रवेश स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर किसको ये अथॉरिटी दी गई है, किसको अथॉरिटी दी गई? आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि अगर नए राज्यों के प्रवेश स्थापना से रिलेटेड प्रावधान है तो वो अथॉरिटी किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है, राज्यपाल को दी गई है, या संसद को दी गई है, या आपकी राज्य विधानमंडल को दी गई है? तो ये किसको दी जाती है? संसद को संस्तुति दी जाती है। संसद को दी जाती है तो संसद क्या करती है? विधि द्वारा। विधि कौन सी? हमारा भारत का संविधान। उसमें नियम जो बनाए गए हैं उन नियमों के तहत निर्बंधों शर्तों पर जो वह ठीक समझे। क्या बोला गया है? जो वह ठीक समझे। ऐसा नहीं कि किसी को भी जो वो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या होगा? संघ में नए राज्यों का प्रवेश होगा और उसमें स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। तो जो नए राज्यों का प्रवेश होगा ये इसके अंतर्गत प्रवेश किया जाएगा, साथ ही साथ इसकी स्थापना करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। किसको दी गई है? वो दी गई है आपके संसद को, इसकी मतलब की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके जो हाल ही में चर्चा में भी है, वो आता है आपका अनुच्छेद 3, जो क्या कर रहा है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन तथा संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो क्या 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 बोला गया है? क्योंकि यहाँ अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक शब्द के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एक एक शब्द के बारे में जब हमें पता होती हैं चीजें तभी हमें, क्योंकि संविधान में आपको छोटी सी किताब दे दी है, एक किताब है, 395 आर्टिकल पूरे दी गए हैं और वो बड़े क्लिष्ट भी हैं। अगर आप उन शब्दों का ही अर्थ अच्छे से समझ लें तो फिर आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस बेयर एक्ट पढ़ ले, बेयर एक्ट पढ़ के आप चले गए एग्जाम देने, कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप दूसरी किताब का रेफरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि भाषा इतनी क्लिष्ट है कि उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है और आप इतने मतलब कोई भी व्यक्ति इतना सर्वज्ञात नहीं होता है कि सब चीजें उसको आ ही जाए, तभी आप दूसरों का सहारा भी लेते हैं कि हमें ये चीजें समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि नए राज्यों के गठन, भारत में क्या होगा? नए राज्यों का गठन किया जाएगा। जब नए राज्यों का गठन किया जाएगा या वर्तमान राज्य जो है उसके क्षेत्रों में, सीमाओं या नामों में परिवर्तन होगा। जो हमारे वर्तमान में जैसे कि 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो आज जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम आज उत्तर प्रदेश है, कल की डेट में आपका क्या होता था? संयुक्त प्रांत होता था। इस तरीके से क्या हुआ आपका, जैसे कि पहले संयुक्त प्रांत और अवध प्रांत होता था। ये चीजें धीरे धीरे चेंजेस हुई। उसी तरीके से आपका प्रेजेंट में देखा जाए तो जिस प्रदेश का नाम जो है उसको बदल के कुछ और कर दिया। जैसे कि अभी केरल का नाम करके केरलम कर दिया गया। वो क्या है? उसका प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो दिया गया है वो क्या कर रहा है? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। वो उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है, नाम में भी कर सकता है और उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है। और इसे किसके लिए ये विधि दी गई है? संसद को। ये अथॉरिटी किसको दी जाती है? संसद को। ठीक है। अब चलते हैं कि आखिर ये जैसे कि केरल का जो नाम है उसके नाम बदलने की जो केरला किया गया है उसके पीछे चर्चा की ओर चलते हैं। तो हाल ही में क्या किया गया है कि 24 फरवरी 2026 को, यानी कि आज मतलब कि जो आपके 2-3 दिन पहले ही 24 फरवरी 1926 को ही इस नाम में परिवर्तन किया जाता है। अब राम में जब परिवर्तन किया जाता है तो चलिए थोड़ा इसकी स्टोरी की ओर चलते हैं, स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे कि ये आया आपका केरल राज्य। केरल राज्य का जो नाम था उसे क्या किया गया है? केरलम इसका नाम किया गया। केरलम इसका नाम किया गया है। तो केरलम जो आता है वो किस भाषा का शब्द है? वो आता है आपका मलयालम भाषा का शब्द होता है।
किस भाषा का शब्द है केरल? आपके मलयालम भाषा का शब्द होता है। मलयालम भाषा का ये शब्द होता है, तो केरलम के अर्थ को भी समझ लिया कि तो हमने समझ लिया कि भाई केरल मतलब इस भाषा का शब्द हुआ। तो केरल जो आता है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द आते हैं? दो शब्द में एक आता है आपका केला, केरा, और दूसरा आता है अलम। किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है? इसको जो डिवाइड किया गया है वो आता है केरा, और केरा के साथ इसे अलम। केरा जो आता है वो क्या होता है? केरा का मतलब होता है नारियल। क्या हो गया? केरा का अर्थ क्या हो गया? नारियल। तो अलम का अर्थ हो गया भूमि, यानी कि इसका टोटल नाम क्या हो गया? नारियल की भूमि। क्या नाम दिया गया? नारियल की भूमि इसका नाम दिया गया। अब नारियल की भूमि नाम दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इसका गठन हुआ था तो तब क्या हुआ था, और उस गठन के बाद से देखा जाए तो अगर नाम चेंज करना था तो कभी भी हो सकता है, लेकिन ये नाम क्या हुआ आपका? सीधा 70 साल लग गए, यानी क्योंकि नवंबर 1956 में इसका गठन होता है। कब होता है? नवंबर 1956 में केरल का गठन होता है। फिर आपका अभी 2026 में, यानी कि मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो आपके लगभग 70 साल बाद इसका नाम चेंजेस हमें देखने को मिला। सीधा 70 साल बाद। और क्या चेंज हुआ? कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही हुआ, केरल से केरलम हुआ। अगर जैसे कि नाम चेंज होता मतलब होना था तो थोड़ा और चीजें बदल जाती, क्योंकि नाम ज्यादातर केरलम तो आपका मलयालम भाषा में है ही, केरलम आपका बोला भी जाता है, तो अगर केरल था तो थोड़ा सा और चेंज हो जाता तो थोड़ा और बेहतर होता। तो ये 70 साल में नाम चेंज किया गया। ज्यादातर आपने देखा होगा कि 70 साल का रेफरेंस भी लिया जाता है अभी वर्तमान में, तो आपको इसको याद करने में ये कि 1956 में ये हुआ था, 2026 में हुआ, तो 70 साल के करीब ये चीजें चेंज हुई। क्या नाम दिया गया? केरलम दिया। अभी केरलम नाम जो दिया जाता है तो सबसे पहले ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस वंश से संबंधित है। जैसे कि केरल के बारे में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड इशू है, वर्तमान का इशू है, तो आपका आर्टिकल तो पूछेगा ही, लेकिन आर्टिकल के साथ पूछने के साथ साथ इन चीजों को भी लेगा कि आखिर इसका नाम किससे संबंधित है। तो ये केरल हो गया। केरल जो आता है यहाँ पर चेर वंश का शासन हुआ करता था। किसका शासन होता था? चेर वंश का शासन होता था। चेर वंश का ये शासन होता था, और चेर वंश के शासन के अंतर्गत यहाँ पर क्या देखने को मिलता था कि 257 ईसा पूर्व में, कब? 257 ईसा पूर्व में अशोक के शिलालेख से ये इसके नाम का पता चलता है। 257 ईसा पूर्व में अशोक के शिलालेख से इसके नाम के बारे में हमें पता चलता है। जब इसके नाम के बारे में पता चलता है तो उसमें नाम क्या देखने को मिलता है? एक नाम आता है इस टाइम पर, केरल पुत्र के तौर पर इसका नाम हमें देखने को मिलता है। कौन सा? केरल पुत्र नाम देखने को मिलता है। तो केरल पुत्र में कैसा होगा? केरल पुत्र में इसके 3 नाम उल्लेखित किए जाते थे। एक आता है चेर, एक आता है चेलम, और फिर इसी से निकला हुआ था आपका केरलम। तो इस तरीके से ये नाम को उल्लेखित ये आपके देख लिया। तो ये संदर्भ हमने देख लिया, ये चीजें हमारी चल गई। फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि आप कह लो कि अरे चलिए नाम चेंज हो गया, चीजें क्या हो गई, मतलब कि जरूरी थोड़ा है कि भाई नाम बदल दो, किसी चीज का नाम बदलने से क्या होता है? नहीं। लेकिन इंडिया में क्या होता है? नाम बदलने से बहुत कुछ होता है। जैसे कि एक हमारे जो फेमस एक मतलब कि रोमियो जूलियट आती हैं, उनका एक फेमस प्ले है जिसमें मतलब कि रोमियो जूलियट, जिसमें कहा गया है उनके द्वारा कि नाम बदल ले, यानी कि नाम में आखिर क्या रखा है, नाम जो है वही रहने दो, लेकिन क्या है इंडिया में नाम बदलने में बहुत कुछ रखा है। क्या क्या रखा है? जैसे कि जाति, धर्म, इसकी पहचान आपके नाम बदलने के आधार पर हमें देखने को मिलती है। तो ये आपके नाम बदलने को लेकर होगा। तो ये आपका काफी व्यंग्य के तौर पर भी है, और कई चीजें आप इसमें हमने जो एस्पेक्ट बताया हुआ है उसको भी देखते हुए चलना है। तो क्या किया हमने? सीधा अशोक के शिलालेख में देखा, उस टाइम पर इसके नाम केरल पुत्र हुआ करता था। 257 ईसा पूर्व में क्या रहता था? चेर था, चेलम था, केरलम था, इस तरीके से इसके नाम उल्लेखित थे। अब प्रेजेंट में क्या है? 1920 में एक प्रक्रिया होती है, यानी कि आजादी के पहले हमें यहाँ पर एक प्रावधान देखने को मिलता था। आजादी के पहले क्या देखने को मिलता था? 1920 में एक एक्ट चला हुआ था। कौन सा एक्ट चलता है? एक्ट आता है आपका एक्ट केरलम आंदोलन। कैसा? एक्ट केरलम आंदोलन 1920 में ये चला करता था। उसमें ये आपके नाम को लेकर काफी चीजें चली, और उस टाइम पर आजादी के पहले
त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को लेकर भी काफी चर्चा में था। फिर आपका जब 1 नवंबर 1956 में आपका केरल आता है, जो कि केरल राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, जो कि वर्तमान प्रक्रिया के तहत अभी कब चेंज हुआ आपका 24 फरवरी 2026 को इसके कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है तो ये राज्य विधायिका अपने यहाँ पर पहुंचाएगी, फिर जो प्रक्रिया होगी, तो अभी तो नाम को मंजूरी मिली है और अभी नाम जब होगा तो उसमें अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब जो प्रक्रियाएं आएंगी वो किसको लेकर होंगी, हमारे आर्टिकल 3 को अंतर्गत होंगी। किसके अंतर्गत, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों की सीमाओं, नामों में परिवर्तन और संसद विधि के द्वारा करेगी। तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो ये केरल के पीछे केरलम के बदलने की जो तर्क है उसके अंतर्गत ये हम इन चीजों को देख लेते हैं। लेकिन अभी यह क्या है, एक अंतिम आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि यह केवल संसद में बिल लाने की मंजूरी है और ये क्या होगा, कुछ समय बाद इसका नाम होगा। तो अभी आपका इतना हाईलाइट हुआ है, तो बाद में कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसका नाम क्या हुआ है, किस तरीके से ये प्रक्रिया रही। तो जो भी इसका मतलब बेसिक है, जो आपके पीछे वाली जो चीजें हैं वो चीजें हमने एड ऑन करा दी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आर्टिकल 40 मतलब कि जो चौथा आर्टिकल है उसकी ओर भी चलते हैं। जो चौथा आर्टिकल है, क्योंकि हम भाग 1 के अंतर्गत हमारे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आते हैं ना, तो फोर्थ में क्या कहा गया है, फोर्थ में बोला गया है कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, जैसे कि आपका अनुच्छेद 2 प्लस अनुच्छेद 3, जो अनुच्छेद 2 में प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं वह उन प्रावधानों को क्या है, इन दोनों को इसके अंतर्गत सुमेलित किया गया है। अनुच्छेद 4 में इसी से रिलेटेड प्रावधानों को दिया गया है, जो कि पूरक, आनुषांगिक और परिणाम स्वरूप इसमें प्रावधानों को शामिल करती है। और जब संसद नए राज्य का गठन करती है, किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन करती है, तो वह कानून जो होते हैं वह भारतीय संविधान की, ऐसा नहीं है कि अगर किसी नाम में परिवर्तन हुआ, जैसे कि ये नाम में परिवर्तन होगा तो सिर्फ मतलब कि उनमें परिवर्तन नहीं होगा, नाम में परिवर्तन होगा तो जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 है, कौन सी अनुसूची, जो अनुसूचियां 12 है, 12 में से अनुसूची आपकी आती है 1 और अनुसूची जो आएगी वो आएगी आपकी 4, इनमें चेंज होता और आर्टिकल 3 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत तो किया जाएगा ही, और 4 जो है वो आपका किससे मिलकर बना है, 2 और 3 से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद मतलब अनुसूची 1 और 4 में ये चेंज होगा और ये कानून जो होंगे प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक और अन्य आवश्यक प्रावधान भी इसमें जोड़े जाएंगे ताकि राज्य क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किए गए संशोधन संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो खासियत क्या होती है, जो जैसे कि आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत में संविधान संशोधन किए जाते हैं, तो संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रावधान इसमें नहीं आएंगे, बल्कि ये क्या होंगे, आपकी अनुसूची 1 और 4 में चेंजेस करेंगे और आर्टिकल 3 के अंतर्गत होंगे, ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, मतलब कि जो आपका संविधान संशोधन है वो होगा। और वह एक क्या होगी कि एक विशेष संविधान प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने राज्यों के पुनर्गठन के साथ भारत में राज्यों का विलय किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हमारी देशी रियासतें रही, किस राज्य का कब गठन होता है, किस आधार पर गठन हुआ, कौन कौन से प्रावधान हुए, वर्तमान में क्या एस्पेक्ट रहे, कौन कौन से राज्य हैं, किस तरीके से हैं, तो ये प्रक्रिया को विस्तृत तरीके से जाना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंतर्गत हम इसके आगे की प्रक्रिया को जानेंगे और आपका नागरिकता, फिर अनुच्छेद जो आपके मौलिक अधिकार है उन सबको पढ़ा जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।